नमस्कार दोस्तों। हर साल नाग पंचमी के दिन लाखों लोग एक ही परंपरा निभाते हैं, सांप को दूध चढ़ाना। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सांप वाकई दूध पीता है, और अगर नहीं तो फिर ये परंपरा क्यों चली आ रही है। क्या ये कोई धार्मिक मान्यता है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक संकेत भी छिपा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने किसी डर को श्रद्धा में बदलकर परंपरा बना दिया। तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि नाग पंचमी पर दूध चढ़ाने का ये चलन कहाँ से आया, इसका असली मतलब क्या है, और क्या आज के समय में इसे वैसा ही निभाना चाहिए या समझदारी से देखना चाहिए। दोस्तों, ये एक परंपरा भी है, एक मान्यता भी, और शायद विज्ञान से जुड़ी एक चेतावनी भी। दोस्तों, नाग पंचमी हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। यह पर्व विशेष रूप से नाग देवताओं की पूजा के लिए समर्पित होता है। भारत में नागों का उल्लेख हमें कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, जैसे महाभारत, रामायण और पुराणों में। यहाँ नाग केवल एक जीव नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक प्रतीक भी है। उदाहरण के लिए शेष नाग, जिन पर भगवान विष्णु विश्राम करते हैं, वासुकी, जो समुद्र मंथन में रस्सी बने थे, या फिर तक्षक, जिनका उल्लेख महाभारत में है। नाग पंचमी का एक और महत्वपूर्ण पहलू है मानव और प्रकृति के रिश्ते को सम्मान देना। पुराने समय में जब गांवों और खेतों के आसपास सांपों का रहना सामान्य बात थी, तो यह पर्व एक तरह से सांपों के साथ सह अस्तित्व और शांति का प्रतीक बन गया। इस दिन लोग मिट्टी से नाग देवता की मूर्ति बनाकर दूध, पुष्प और हल्दी से पूजा करते हैं। कई जगहों पर चित्रों की भी पूजा होती है। कुछ राज्यों में जैसे कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में जीवित सांपों की पूजा भी होती है। लेकिन अब पर्यावरण और पशु संरक्षण के बढ़ते महत्व को देखते हुए ऐसी परंपराएं कम होती जा रही है। इसीलिए नाग पंचमी सिर्फ एक पूजा नहीं है, यह एक प्राचीन प्रयास था प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने का और उन जीवों को सम्मान देने का जो हमारे साथ धरती पर रहते हैं। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि नाग पंचमी पर दूध चढ़ाने की परंपरा की शुरुआत आखिर कब और कैसे हुई। तो सीधा उत्तर ये है कि इसकी कोई एक निश्चित ऐतिहासिक तिथि या लिखित प्रमाण नहीं है, लेकिन इस परंपरा के पीछे कुछ सामाजिक और सांस्कृतिक कारण जरूर रहे हैं। पुराने समय में भारत एक कृषि प्रधान देश था। खेतों, जंगलों और झाड़ियों में इंसानों का और सांपों का सामना अक्सर होता था। सांपों को लेकर लोगों के मन में भय और श्रद्धा दोनों साथ साथ थे। कई लोग मानते थे कि सांप देवता का रूप है और यदि उन्हें प्रसन्न रखा जाए तो सुरक्षा बनी रहती है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि दूध एक पवित्र वस्तु मानी जाती थी और पूजा में अक्सर प्रयोग होती थी। इसीलिए जब लोगों को किसी प्राणी के प्रति भय होता था तो उसे शांत करने के लिए दूध, हल्दी, फूल और चावल जैसी चीजें चढ़ाई जाती थी। ये श्रद्धा के साथ साथ मानसिक रूप से भय को कम करने का तरीका भी था। धीरे धीरे यही डर से बनी भेंट की भावना एक सामाजिक परंपरा में बदल गई, जो अब हर साल नाग पंचमी के दिन निभाई जाती है। लेकिन ये भी जरूरी है समझना कि उस समय लोगों के पास विज्ञान की उतनी जानकारी नहीं थी। इसीलिए परंपराएं भावनाओं और अनुभवों पर आधारित होती थी। इसीलिए जब हम ये पूछते हैं कि दूध क्यों चढ़ाते हैं, तो इसका उत्तर सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक मिश्रण में छिपा है। दोस्तों, अब हम आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि क्या सांप सच में दूध पीता है। तो इसका जवाब है साधारण परिस्थितियों में नहीं पीता। सांप एक मांसाहारी जीव होता है जो चूहे, मेंढक, कीड़े या पक्षियों के अंडों को खाता है। उसका शरीर इस तरह बना है कि वो लैक्टोज यानी कि दूध की शर्करा को पचा ही नहीं सकता। सांपों का डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह लिक्विड को पचाने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है, खासकर दूध जैसे पदार्थ के लिए। तो फिर ये दृश्य क्यों दिखता है कि सांप दूध पी रहा है। असल में अगर किसी सांप को कई घंटों या दिनों से खाना पीना न मिला हो और फिर उसके सामने कोई तरल पदार्थ रखा जाए तो प्यास बुझाने के लिए वो कुछ बूंदें जरूर पी सकता है। इसे देखकर लोग समझ लेते हैं कि सांप दूध पसंद करता है, जबकि वो जरूरत या मजबूरी के कारण होता है, आदत या पसंद के कारण नहीं। दूसरी बात, कुछ मेलों या उत्सवों में सांपों को लंबे समय तक बंद डिब्बों या पिंजरों में रखा जाता है। उन्हें पानी नहीं दिया जाता और फिर जब दूध चढ़ाया जाता है तो वो थोड़ा बहुत पी लेता है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से यह प्रक्रिया सांप के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मानी जाती है। इसके अलावा कई वन्य जीव विशेषज्ञ और हर्बलिस्ट ये भी कहते हैं कि सांपों को बार बार पकड़ना, उन्हें सार्वजनिक रूप से दिखाना या उनके ऊपर दूध उड़ेलना उनके लिए एक मानसिक और शारीरिक तनाव का कारण बनता है।
इसीलिए जरूरी है कि हम इस बात को समझें कि सांप दूध पीता है, ये एक आम भ्रांति यानी कि मिसकंसेप्शन है जो समय के साथ एक परंपरा बन गई है। श्रद्धा रखना अच्छी बात है, लेकिन प्राकृतिक सच्चाई को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर हम नागों का सम्मान करना चाहते हैं तो उनके प्राकृतिक व्यवहार और जीवन के प्रति संवेदनशीलता रखना ही असली पूजा है। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि सांप दूध नहीं पीता और ये परंपरा संभवतः भय से शुरू हुई थी। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि अगर ऐसा है तो फिर लोग आज भी ये परंपरा श्रद्धा से क्यों निभाते हैं? इसका जवाब सिर्फ विज्ञान में नहीं बल्कि मानव मनोविज्ञान और सांस्कृतिक समझ में छिपा है। भारतीय परंपरा में प्रकृति के हर रूप को देवता की तरह सम्मान देने की परंपरा रही है, चाहे वो सूर्य हो, नदी हो, पेड़ हो या फिर सांप जो आमतौर पर भय का प्रतीक माना जाता है, उसे श्रद्धा और भक्ति से जोड़कर पूजा करना एक तरह से डर को श्रद्धा में बदलने की सांस्कृतिक प्रक्रिया है। मानव मन जब किसी चीज से डरता है तो या तो वो उससे दूर भागता है या फिर उसे पूजनीय मानकर सम्मान देने लगता है, और यही से परंपरा जन्म लेती है और धीरे धीरे वो श्रद्धा में बदल जाती है। सांप की पूजा को अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो हिंदू परंपरा में सांप को कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक भी माना गया है। कुंडलिनी यानी वह ऊर्जा जो हमारी रीढ़ की हड्डी के मूल में सुप्त अवस्था में होती है और साधना द्वारा जागृत होती है। इस दृष्टि से नाग केवल एक जीव नहीं बल्कि एक गूढ़ ऊर्जा का प्रतीक बन जाता है। दूध जो शुद्धता और समर्पण का प्रतीक है, उसे उस ऊर्जा पर चढ़ाना एक आंतरिक श्रद्धा और भावनात्मक समर्पण का रूप बन जाता है। इसीलिए भले ही सांप दूध न पिए, लेकिन जब कोई व्यक्ति सच्ची भावना से ये परंपरा निभाता है तो वो केवल एक सांप के आगे दूध नहीं चढ़ा रहा, वो अपने भीतर बैठे भय को पिघलाकर श्रद्धा में बदल रहा होता है। इस दृष्टिकोण से देखें तो ये परंपरा सिर्फ बाहरी क्रिया नहीं बल्कि एक आंतरिक भावनात्मक यात्रा भी है। हमें परंपरा का मूल्य समझते हुए उसके पीछे छिपे मनोवैज्ञानिक और प्रतीकात्मक अर्थों को भी जानना चाहिए। दोस्तों, अब जब हम विज्ञान, पर्यावरण और जीव जंतुओं को लेकर और ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं तो सवाल ये उठता है कि क्या हमें आज भी नाग पंचमी पर सांप को दूध चढ़ाना चाहिए? इस सवाल का उत्तर न तो पूरी तरह हाँ है और न ही पूरी तरह ना, बल्कि ज़रूरत है परंपरा और समझदारी के बीच संतुलन बनाने की। देखिए, श्रद्धा अगर अंधी न हो तो वो हमें प्रकृति से जोड़ती है, न कि उससे दूर करती है। पर जब हम सांपों को पकड़ते हैं, उन्हें भीड़ में दिखाते हैं, घंटों बिना पानी के रखते हैं, फिर उन पर दूध उड़ेलते हैं, तो ये सिर्फ परंपरा नहीं रहती, ये जीवों के अधिकारों का हनन बन जाती है। भारत में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत सांपों को पकड़ना, खरीदना, बेचना या सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना गैर कानूनी है। यह कानून इसीलिए बना है ताकि हम अपने पर्यावरण और वन्य प्राणियों की रक्षा कर सके। तो दोस्तों, क्या नाग पंचमी नहीं मनानी चाहिए? बिल्कुल मनाइए, पर उसे नए अर्थों के साथ मिट्टी या चित्रों के माध्यम से पूजा कीजिए, उनके प्रतीक रूपों को सम्मान दीजिए और सबसे बड़ी बात, प्रकृति और जीव जंतुओं के साथ सह अस्तित्व का भाव रखिए। परंपरा का मतलब होता है जो समय के साथ भी प्रासंगिक बना रहे, और अगर श्रद्धा में थोड़ी समझदारी जुड़ जाए तो वो सिर्फ धर्म नहीं, ध्यान बन जाती है। इसीलिए आज के दौर में नाग पंचमी को ऐसे मनाइए कि श्रद्धा भी बनी रहे और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। तो दोस्तों, आपने देखा कि नाग पंचमी एक परंपरा भर नहीं है, ये संस्कृति, श्रद्धा, मनोविज्ञान और प्रकृति से जुड़ा एक गहरा संदेश भी है। हो सकता है कि दूध चढ़ाने की शुरुआत भय से हुई हो सकता है ये एक सामाजिक सुरक्षा की भावना रही हो, और हो सकता है हमने इसे श्रद्धा का रूप देकर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया हो। लेकिन आज जब हमारे पास जानकारी भी है और समझ भी, तो क्या हमें इस परंपरा को बिना सोचे हुए निभाते रहना चाहिए, या फिर हमें ये देखना चाहिए कि आज उसका सही तरीका क्या है? सांप को दूध चढ़ाना जरूरी नहीं, पर सांप जैसे जीवों का सम्मान करना और उनके प्रतीकात्मक अर्थ को समझना शायद उससे भी ज़्यादा जरूरी है। कभी कभी हम बाहर कुछ चढ़ाते हैं, पर असल में वो हमारी भीतर की भावना, भय या श्रद्धा होती है जो किसी कर्म के रूप में बाहर आती है। इसीलिए अगली बार जब नाग पंचमी आए तो एक बार रुककर ये जरूर सोचना कि क्या मैं उस परंपरा को समझकर निभा रहा हूँ या सिर्फ निभा रहा हूँ क्योंकि सब निभा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो सोचने पर मजबूर करता है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि और लोग भी परंपरा के पीछे की सोच को समझे तो इसे शेयर कीजिए। और हाँ, आपका क्या मानना है? क्या ये परंपरा आज भी वैसी ही रहनी चाहिए या समय के साथ इसे भी समझदारी से इवॉल्व होना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। हम पढ़ते हैं, समझते हैं और सीखते हैं। धन्यवाद।